अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि हमने हिब्रिडाइजेशन का टॉपिक स्टार्ट किया था, हमने उसका इंट्रोडक्शन भी देखा, उसके बाद हमने उसके मेन पॉइंट्स देखे, उसकी एग्जांपल्स देखी और उसकी जो टाइप्स थी उनको भी हमने स्टडी किया। तो अब हम देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल है तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसकी हिब्रिडाइजेशन क्या है। तो हम अभी देखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट हिब्रिडाइजेशन। तो हिब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट करने के या कैलकुलेट करने के हमारे पास दो मेथड आ जाते हैं। एक मेथड क्या है, स्ट्रक्चर से, यानी कि अगर हमें किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो हम उससे उस स्ट्रक्चर को देख के उस मॉलिक्यूल की हिब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। और सेकंड मेथड हमारे पास आ जाता है फॉर्मूला से, कि अगर हमें किसी मॉलिक्यूल का फॉर्मूला दिया हुआ है तो हम उस फॉर्मूला से भी उसकी हिब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर के जरिए हम, अगर हमें किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर दिया है तो उसके जरिए हम हिब्रिडाइजेशन किस तरह से बता सकते हैं। तो स्ट्रक्चर से, अगर हमें किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर दिया है और उस स्ट्रक्चर में जितने भी सिंगल बॉन्ड यानी कि जितने भी सिग्मा बॉन्ड होंगे और उसमें जितने भी लॉन पेयर होंगे उनको प्लस करेंगे तो हमारे पास जी की वैल्यू आएगी। जी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर। और जी की वैल्यू, अगर यहाँ पे आप देखें, अगर जी की वैल्यू 2 होगी तो हिब्रिडाइजेशन उस मॉलिक्यूल की क्या होगी, sp। अगर 3 होगी sp2, अगर जी की वैल्यू 4 है तो sp3, अगर 5 है तो sp3d, अगर 6 है तो sp3d2, अगर 7 है तो sp3d3। तो z की वैल्यू किसके इक्वल होती है, नंबर ऑफ किसी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर। तो अब हम इसकी एग्जांपल्स करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास किसकी है, सल्फर ट्राई ऑक्साइड की। हमें इसकी स्ट्रक्चर दी हुई है। तो अगर हम स्ट्रक्चर में देखें, ये जो डबल बॉन्ड है इसमें एक जो है वो सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड है, इसमें भी एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड। लेकिन हिब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड का कोई लेना देना नहीं होता, यानी कि हिब्रिडाइजेशन में जो पाई बॉन्ड है वो इन्वॉल्व नहीं होता, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे हम देखें तो 3 सिग्मा बॉन्ड है लेकिन इस सल्फर के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है। इसका मतलब है कि हमारे पास जी की वैल्यू क्या है, 3। और अगर जी की वैल्यू 3 है तो हिब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, sp2। इसी तरह से वाटर की हमें एग्जांपल दी हुई है। वाटर, ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं हाइड्रोजन के साथ और इस ऑक्सीजन के पास 2 क्या है, लोन पेयर है, यानी कि एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड ये, एक सिग्मा बॉन्ड ये, 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर, 2 + 2 इज इक्वल्स टू 4। यानी कि जी की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 4। और अगर जी की वैल्यू 4 हो तो sp3 हिब्रिडाइजेशन होगी, यानी कि वाटर में हिब्रिडाइजेशन कौन सी है, sp3 हिब्रिडाइजेशन हो रही है। नेक्स्ट एग्जांपल है मैग्नीशियम क्लोराइड की। तो इसमें अगर हम देखें तो मैग्नीशियम के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है लेकिन यहाँ पे 2 क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, यानी कि जी की वैल्यू क्या होगी, 2। और अगर जी की वैल्यू 2 है तो हिब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, sp। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल है अमोनिया की, NH3 की। तो अगर हम अमोनिया में देखें तो इस नाइट्रोजन ने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं और एक उसके पास लोन पेयर है, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी, जी की 3 + 1, 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है, 3 + 1 4। और अगर जी की वैल्यू 4 हो तो हिब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, sp3, यानी कि अमोनिया में हिब्रिडाइजेशन कौन सी हो रही है, sp3 हिब्रिडाइजेशन हो रही है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो अगर यहाँ पे देखें तो इस फास्फोरस के पास कोई लोन पेयर नहीं है लेकिन इसने 5 सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं, किसके साथ, क्लोरीन के साथ, यानी कि हमारे पास जी की वैल्यू क्या आ गई है, जी की वैल्यू 5। और अगर जी की वैल्यू 5 हो तो हिब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, sp3d। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, सल्फर टेट्राफ्लोराइड। तो इस सल्फर को अगर हम देखें तो इसके पास एक लोन पेयर है और बाकी 4 क्या है, इसने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं। ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर है, यानी कि इस जी की वैल्यू क्या होगी, 4 + 1 5। और अगर जी की वैल्यू 5 हो तो हिब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, sp3d। तो इस तरह से आपको किसी भी स्ट्रक्चर, अगर किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर दिया हो तो आप उसमें सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को देख के उस मॉलिक्यूल की हिब्रिडाइजेशन को बता सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हम फार्मूला देखेंगे। अगर हमें किसी मॉलिक्यूल का फॉर्मूला दिया हुआ है तो हम उस फॉर्मूला के जरिए हिब्रिडाइजेशन किसी मॉलिक्यूल की किस तरह से बता सकते हैं। बाय फॉर्मूला के, अगर हमें किसी मॉलिक्यूल का फॉर्मूला दिया हुआ है तो हम उससे फॉर्मूला को देख के हिब्रिडाइजेशन किस तरह से बता सकते हैं। तो ये आपने एक छोटा सा फॉर्मूला याद करना है। जी की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, तो जी किसके इक्वल है, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, यानी कि मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम होगा उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्लस नेगेटिव चार्ज। और अगर उस मॉलिक्यूल पर कोई नेगेटिव चार्ज है उसको प्लस करें, माइनस पॉजिटिव चार्ज, अगर उस पर कोई पॉजिटिव चार्ज है उसको माइनस करें, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स, हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, ये क्या है, मोनोवैलेंट एटम। अगर किसी मॉलिक्यूल में कोई मोनोवैलेंट एटम है तो उसको भी
प्लस करें। यानी कि सबसे पहले आपने क्या देखना है, किसी मॉलिक्यूल का जो सेंट्रल एटम है उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, और उसके बाद आपने देखना है कि उसमें कोई नेगेटिव चार्ज है, उसको आपने प्लस कर देना है। उसके बाद आपने पॉजिटिव चार्ज देखना है, उसके बाद आपने मोनोवैलेंट एटम देखना है और इन सबको आपने प्लस करके आपके पास जी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट अगर हम एग्जांपल्स को देखें तो फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास कार्बोनेट की दी हुई है CO3-2। तो यहाँ पे हमारे पास सेंट्रल एटम क्या है, सेंट्रल एटम हमारे पास कार्बन है। और अगर जी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला फॉलो करें तो जी की वैल्यू हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, जी इज इक्वल्स टू 1/2। सबसे पहले हम देखेंगे कि कार्बन के सेंट्रल एटम, कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज कितना है, 2 है, प्लस हमने कर दिया नेगेटिव चार्ज, उसके बाद पॉजिटिव चार्ज कोई नहीं और ना ही नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स भी नहीं है। तो 4 + 2 6, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 6 यानी कि 6 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 3। यानी कि जी की वैल्यू हमारे पास 3 आई है। तो अगर जी की वैल्यू 3 हो तो हिब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल है ब्रोमीन ट्राईफ्लोराइड। तो सबसे पहले ब्रोमीन देखेंगे कि ब्रोमीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपको पता है कि ब्रोमीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहाँ पे मोनोवैलेंट एटम में क्या है, हाइड्रोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। तो यहाँ पे मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, 3। तो हम 7 में 3 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10, और 10 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5। और जी की वैल्यू अगर 5 हो तो हिब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3d। यानी कि ब्रोमीन की यहाँ पे हिब्रिडाइजेशन क्या हो रही है, sp3d हिब्रिडाइजेशन हो रही है। इसी तरह से जीनोन टेट्राफ्लोराइड। तो जीनोन क्या है, जीनोन एक नोबल गैस है और जो नोबल गैसेस होती हैं उनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन या तो 2 होते हैं या 8, यानी कि उनके जो वैलेंस शेल होते हैं वो कंप्लीट होते हैं। और जीनोन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 8। तो हम यहाँ पे 8 और उसके बाद मोनोवैलेंट एटम फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन क्या है, मोनोवैलेंट एटम है। तो कितने हैं फ्लोरीन, 4 हैं। 8 में हमने 4 प्लस किया, 12 आ गया और इस 12 को हम डिवाइड करेंगे 2 पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6। और अगर जी की वैल्यू 6 हो तो हिब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, sp3d2। इसी तरह से SO4-2, सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, और नेगेटिव चार्ज कितने हैं, 2, प्लस नेगेटिव चार्ज को हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, 6 + 2 8 को हमने डिवाइड किया 2 पे और हमारे पास आंसर क्या आया 4। यानी कि जी की वैल्यू हमारे पास क्या आई 4, और अगर जी की वैल्यू 4 हो तो हिब्रिडाइजेशन कौन सी होती है, sp3। तो इस तरह से आपको कोई भी किसी भी मॉलिक्यूल का फार्मूला दिया हो तो उससे आप ही उसकी हिब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपकी एक छोटी सी असाइनमेंट है। ये मैंने कुछ मॉलिक्यूल्स के नाम लिखे हैं, तो आपने इनको नोट करके आपने इनकी मुझे हिब्रिडाइजेशन बतानी है कि इनमें हिब्रिडाइजेशन कौन सी हो रही है, कि आपने सेंट्रल एटम की, इन मॉलिक्यूल्स में जो सेंट्रल एटम है उनकी हिब्रिडाइजेशन को इस मेथड से आपने उसको सॉल्व करके मुझे बताना है कि इन मॉलिक्यूल्स में हिब्रिडाइजेशन कौन सी हो रही है।